नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, इस साल का बजट आ चुका है और जैसे ही बजट आता है आपके मोबाइल पे, ईमेल पे लगातार बहुत सारे बजट एनालिसिस, बजट हाइलाइट्स और बजट के मीम्स आना शुरू हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोगों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि प्रोफेसर बजाज, क्या आप अपनी राय बता सकते हैं इस बजट पे, या क्या अपना एनालिसिस बता सकते हैं। और जो लोग मुझे कुछ सालों से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि हम बल्कि इसके कि एक बजट का वही फंडामेंटल एनालिसिस रिपीट करें जो ऑलरेडी आपके मोबाइल में है, हम कुछ अलग बताएं जो कि आपके लिए रेलेवेंट हो। दोस्तों, बजट को लेके या मैं कहूं कि टैक्स रिजिम को लेके कंफ्यूजन तो 2020 में ही शुरू हो गया था, जब ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओल्ड टैक्स रिजिम तो आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक बात तो तय है, ये न्यू टैक्स रिजिम जो है ये गवर्नमेंट की बड़ी ही लाडली प्रतीत होती है, क्योंकि इस बजट में भी गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि आप जानते हैं, फिलहाल जो 87A की टैक्स रिबेट की लिमिट है वो 5 लाख रुपीज है। मतलब अगर आप अप टू 5 लाख रुपीज अर्न करते हैं तो आपको 87A के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलता है या रिबेट मिलता है, उसके बाद आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ये लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है, लेकिन ये 7 लाख की गई है सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने न्यू टैक्स रिजिम को चूज किया है। नाउ अगर आप में से जो लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजिम में ऑलरेडी अपने आप को ऑप्ट किया हुआ है, वो जानते हैं कि अगर 5 लाख की रिबेट की लिमिट को अगर आप ऐड करते हैं एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट और 50,000 की एनपीएस की लिमिट के साथ, तो ऑलरेडी 7 लाख का नो टैक्स जोन या जीरो टैक्स जोन में तो आप ऑलरेडी रह रहे थे। तो ये जो छूट मिली है ये शायद सिर्फ उन लोगों के लिए गुड न्यूज हो सकती है जिन्हें ये सेविंग्स करने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 2, न्यू टैक्स रिजिम में 6 स्लैब्स थी, जैसे कि 0 to 2.5 lakhs, 2.5 to 5 lakhs, 5 to 7.5 lakhs एंड सो ऑन। अब इन्हें बदल के 6 से 5 स्लैब कर दिया गया है। मतलब 0 to 3 lakhs, 3 to 6 lakh, 6 to 9 lakh, 9 to 12 lakh एंड 12 to 15 lakhs। अब ये सारे बेनिफिट्स किसको मिले? फिर से न्यू टैक्स रिजिम में। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि जो भी बेनिफिट्स मिले हैं वो न्यू टैक्स रिजिम को मिले। अब आते हैं तीसरी मजेदार चीज पे। दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो जो सैलरीड लोग हैं उन्हें 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन एज ऑफ नाउ मिलता है। ये ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजिम में मिलता है। इस बजट में हमारे ऑनरेबल एफएम ने, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, उन्होंने ये छूट बढ़ा दी है। कितनी बढ़ाई है? 50,000 से बढ़ाकर इसे 52,500 मतलब 52,500 किया है। लेकिन ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के लिए है और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी एनुअल इनकम 15.5 लाख से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 15.5 लाख से ऊपर है और आपको ये एडिशनल 2,500 की छूट मिलती है, तो टोटल टैक्स जो आपका बचता है वो पूरे साल का ₹750 बचता है। अब ये कितना बड़ा बेनिफिट है ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो हाईएस्ट सरचार्ज रेट है उसे रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 37% टू 25%, लेकिन फिर से अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। तो इसका मतलब है कि जो हायर टैक्स ब्रैकेट में है उनका इफेक्टिव टैक्स रेट जो है, जो पहले 42.74% होता था, ये अभी 39% आ चुका है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में बिल्कुल सही। आपको ये सब सुन के एक फीलिंग तो जरूर आ रही होगी कि यार ये ओल्ड टैक्स रिजिम को स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पे एक बात हमें समझनी पड़ेगी। कुछ साल पहले मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग था, कुछ बातें ऐसी होती है जो कही नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती है। उसी तरह हमारी ऑनरेबल एफएम ने इस बजट में या पिछले 3 बजट से कुछ बातें ऐसी हैं जो एक्सप्लिसिटली कही नहीं है,
लेकिन हमें वो समझनी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हमें क्या हिट देने की कोशिश कर रही है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मान लीजिए कि हमारे घर में एक छोटा बच्चा है जिसको हम अगर ग्रीन वेजिटेबल्स या दाल खाने के लिए बोलते हैं और वो नहीं मानता है, तो हम क्या करते हैं, उसे किसी प्रकार के इंसेंटिव्स देने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम्हें ग्रीन वेजिस खा लोगे, तुम दाल खा लोगे, तो हम तुम्हें मे बी कोई टॉय देंगे या एडिशनल स्क्रीन टाइम देंगे, समथिंग लाइक दैट। नाउ इमेजिन दैट चाइल्ड हैज ग्रोन अप, नाउ ही और शी इज अ 18-year-old और अ 20-year-old चाइल्ड। क्या उसे भी हम ऐसे इंसेंटिव देंगे कि नहीं आपको दाल खाना है या आपको ग्रीन वेजिस खाना है तो हम आपको इंसेंटिव देंगे? नहीं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम समझदार हो गए हो, अब तुम्हें जो कुछ करना है वो अपनी समझदारी से, अपने इंटरेस्ट में, अपनी भलाई के लिए करना है। कुछ इसी तरह का अप्रोच गवर्नमेंट फॉलो कर रही है हम सिटीजन्स के लिए कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अपने आप के लिए कीजिए, अपने फ्यूचर के लिए कीजिए। आपको इंश्योरेंस लेनी है अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए लीजिए। हमसे इस टाइप का कोई भी इंसेंटिव एक्सपेक्ट मत कीजिए। द राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अगले 2 या 3 सालों में हम देख सकते हैं कि शायद ओल्ड टैक्स रिजीम पूरी तरह से हट जाएगी और हमें न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन होगा कि हम रादर इसके कि कंप्लेन करें कि ये इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया गया है, न्यू टैक्स रिजीम में ही सारे बेनिफिट क्यों है, ओल्ड में क्यों नहीं है, रादर हमें एक्शन प्लान बनाएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो प्रोफेसर बजाज, इस न्यू बजट के बाद क्या आप हमें बता सकते हैं एक कॉमन सिटीजन को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? डेफिनेटली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला पॉइंट, जब आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी इंसेंटिव जैसे कि ATC, ATD, ATCCD, 24B इस टाइप का कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है। तो क्या इसका ये मतलब है कि आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको इन्वेस्ट करना है क्योंकि आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, न कि इसलिए कि आपको कोई टैक्स इंसेंटिव मिलने वाला है। जरा मुझे बताइए, जब आप रिटायर होंगे तो कौन आपकी मदद करने वाला है? यही आपका यंगर सेल्फ, यही आपकी मदद करने वाला है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्ट फॉर योर ओन फ्यूचर एंड नॉट फॉर द टैक्स। पॉइंट नंबर 2, यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई टर्म प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, अगेन हो सकता है अगले 1-2 सालों में उसके ऊपर से टैक्स इंसेंटिव हट जाए। न्यू टैक्स रिजीम में तो आज भी वो हट चुका है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप टर्म प्लान नहीं लेंगे? आपके टर्म प्लान न लेने से आप किसको रिस्क में डाल रहे हैं? अपनी फैमिली को रिस्क में डाल रहे हैं। आपके हेल्थ इंश्योरेंस न लेने से आप किसको रिस्क में डाल रहे हैं? अपने आप को और अपनी फैमिली को आप फाइनेंशियल लॉस की तरफ एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है और 5-10 लाख रुपए का बिल आता है तो वो कौन फंड करेगा? वो आपको फंड करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, इसलिए लीजिए क्योंकि आप अपनी फैमिली को रिस्क में नहीं डालना चाहते। एक सिंपल सा सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप में से जो लोग एक 2 व्हीलर चलाते हैं, अगर 2 व्हीलर चलाते समय ऐसा रूल आ जाए कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है फिर भी ट्रैफिक हवलदार आपको चालान नहीं करेंगे, तो क्या आप हेलमेट पहनना छोड़ देंगे? नहीं, आप हेलमेट पहनेंगे क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। बस बिल्कुल इसी तरह हमें टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेना है क्योंकि वो हमारी और हमारी फैमिली की फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए जरूरी है, न कि टैक्स इंसेंटिव। क्या आप हमें समझा सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए होम लोन लेना क्या सही आइडिया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट इस बजट के बाद में या न्यू टैक्स रिजीम में आने के बाद में एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आप टैक्स सेव करने के लिए किसी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बंध जाते हैं तो आप अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर सकते हैं। क्यों? मान लीजिए कि अभी 2023 में आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और इस ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपने होम लोन ले लिया अगले 20 सालों के लिए, और अगले 2 या 3 सालों में ओल्ड टैक्स रिजीम फेज आउट हो जाता है और आप रह जाते हैं न्यू टैक्स रिजीम के साथ। न्यू टैक्स रिजीम में आपको इस होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये होम लोन का इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही है अगले 20 सालों तक। तो अगर आपका सोल पर्पस ये था कि मैं टैक्स बचा लूं तो आप अपने आप को ट्रैप महसूस करेंगे। हाँ, यदि होम लोन लेना आपकी एक जेन्युइन नीड है,
मतलब आप एक घर खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आपको होम लोन लेना जरूरी है, तब डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लेकिन अगर टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं तो प्लीज दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेते हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो देखिए, फिर से मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ऐसा कोई भी प्लान ले रहे हैं, आप अपने आप को बुरी तरह ट्रैप महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप एक इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं उसमें आपका कमिटमेंट आ जाता है। दैट मीन्स आपने अगर एक 15 साल की 20 साल की पॉलिसी ले ली है तो उतने साल आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, लेकिन आपका पर्पस क्या था? टैक्स बचाना, और वो टैक्स की छूट तो शायद आज से 2 साल बाद आपकी चली जाएगी। तो इसका मतलब आप एक ऐसे प्रोडक्ट में फंसे हैं जहां पे ना आपको बहुत ज्यादा इंश्योरेंस मिल रहा है, ना बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, ना कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए ऐसे किसी भी प्रोडक्ट में मत फंसिए। अगर आपको टैक्स सेव करना भी है अगले 1-2 सालों के लिए, गेट इनटू अ प्रोडक्ट विच इज अ नॉन कमिटमेंट प्रोडक्ट, समथिंग लाइक एन ELSS। कई सैलरीड एम्प्लॉयज का बाय डिफॉल्ट PF डिडक्ट होता है, क्या उन्हें भी टैक्स बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा? देखिए, PF जो डिडक्ट होता है उसके 2 पर्पसेस होते हैं। पहला है टैक्स बेनिफिट, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा। तो PF जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है वो जाता है सेक्शन 80C के तहत, और जैसे कि आप जानते हैं न्यू टैक्स रेजिम में तो 80C सेक्शन हट जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप वो PF में कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं तो उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या आपने PF में कंट्रीब्यूट करना चाहिए? अगर आपका एम्प्लॉयर आपको चॉइस नहीं देता है तो आपको तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को चॉइस देती हैं वेदर दे वांट देयर PF टू बी डिडक्टेड और नॉट। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ऐसी कोई चॉइस देता है, इट कुड बी अ गुड आइडिया कि आप उससे ऑप्ट आउट करें, और जो भी पैसा आपका सेव हो रहा है वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करें, जहां पे आप इन्फ्लेशन को सफिशिएंटली बीट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, PF का एक और जो पर्पस होता है दैट इज टू क्रिएट अ गुड हेल्दी रिटायरमेंट कॉर्पस। और आप सब तो जानते ही हैं, आपके रिटायरमेंट आते आते जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको शायद अभी भी ये लग सकता है कि भाई पूरा वीडियो देख लिया, अभी तक ये तो क्लियर हुआ ही नहीं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में जाए या न्यू टैक्स रिजिम में। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता मैं आपको कोई भी ऐसा शॉर्टकट बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइनल डिटेल्स होते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि इसका चयन करने के लिए आप एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, क्योंकि हम से हर एक की इनकम सैलरी अलग अलग होगी, हमारे सबके इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग होंगे। तो उनको मद्देनजर रखते हुए ही इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि हमें ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करनी है या फिर न्यू टैक्स रिजिम। लेकिन एक शब्द मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा, जो आज से 2 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो है आत्मनिर्भर। न्यू टैक्स रिजिम हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए बार बार कह रही है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार के ऐसे इंसेंटिव्स आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। जो भी डिसीजन आपको लेना है अपने फ्यूचर के लिए या अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए, वो खुद लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।